नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के क्या हुए चुनाव संपन्न हुए हैं। इनका जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को घोषित कर दिया गया है और एक राज्य बच रहा है जिसका 4 दिसंबर को कर दिया जाएगा। तो आज की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि जो ये परिणाम घोषित हुए तो किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी की सरकार आएगी। उसके अलावा हम देखेंगे कि जिस पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें सीएम की दावेदारी कौन कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो ये पार्टी जीत के गई है तो ये सरकार किस प्रकार से बनाएंगे। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे या इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। लेजिस्लेटिव यानी विधान और असेंबली यानी सभा, यानी विधानसभा, इलेक्शन यानी चुनाव, विधानसभा के चुनाव। देखो कि हमारे यहाँ पे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें चुनाव होते हैं MLA के। किसके होते हैं? MLA के। एम यानी मेंबर ऑफ, एल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का सदस्य, इसको बोलते हैं MLA। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो भारत है उसमें 5 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, जिनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इसमें प्रमुख है। ये 5 राज्य हैं। इनमें से जो 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसके परिणाम 3 दिसंबर को घोषित कर दिए गए हैं। और जो चौथा राज्य है मिजोरम, इसके परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसका परिणाम भी 3 दिसंबर को ही घोषित किया जा रहा था, परंतु क्या हुआ कि जो मिजोरम राज्य है उस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी ईसाई मेजोरिटी में है। इसलिए ईसाई क्या समझते हैं कि जो रविवार का दिन होता है, जो संडे का दिन होता है, वो उनके लिए बहुत ही पवित्र दिन होता है। इसलिए ईसाइयों ने कहा या मिजोरम राज्य ने कहा कि हमारे ये जो इलेक्शन है ये 3 दिसंबर को न हो कि 4 दिसंबर को इसका इलेक्शन का परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किया जाए। इसलिए इसका जो मिजोरम राज्य है इसका परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान में क्या रहा, मध्य प्रदेश में क्या रहा, छत्तीसगढ़ में क्या रहा और तेलंगाना में क्या रहा। तो इनके परिणामों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब बात आती है राजस्थान की। जो राजस्थान विधानसभा है या राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें टोटल सीटों की बात की जाए तो 200 सीटें हैं। 200 सीटें के ऊपर चुनाव होता है, परंतु राजस्थान में 199 सीट के ऊपर चुनाव हुआ है। एक सीट जिसका नाम है करणपुर सीट, इस करणपुर सीट के ऊपर चुनाव नहीं हुआ है। तो अब ये जो 200 सीटें हैं, तो अब इसमें क्या है कि अगर सरकार बनानी है किसी भी पार्टी को तो उसको चाहिए बहुमत, और बहुमत से अभिप्राय ये है कि आधे से अधिक। अगर 200 सीटें हैं तो 200 का आधा हो जाएगा 100 और एक जोड़ दिया जाएगा तो 101, क्योंकि आधे से अधिक हो जाएगा। जिस भी पार्टी के पास 101 सीटें हो जाएंगी उसी पार्टी की क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। तो ये था उसको बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को। तो अब देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहा। जो राजस्थान है उसमें पार्टी है बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो बीजेपी पार्टी है इसको 115 सीटें प्राप्त हुई है। कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 115 सीटें प्राप्त हुई है, जो कि बहुमत से 14 सीटें अधिक है। 14 या 15 मान सकते, क्योंकि 199 का चुनाव हुआ था तो लगभग 100 सीटें चाहिए थी। तो लगभग 14-15 सीट अधिक, यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। किसकी? बीजेपी की बनेगी। उसके अलावा और पार्टियों की बात करते हैं तो इस जो राजस्थान है उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है जिसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। इस पार्टी का नाम क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? कांग्रेस ने 69 यानी 69 सीटें जीती हैं। उसके अलावा एक पार्टी है जिसका नाम है बसपा, जिसको कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। ये जो बसपा है ये कितनी सीटें जीती है? 2 सीटें जीती है। कितनी सीटें? 2 सीटें। उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, वो और निर्दलीय कितने जीते हैं? 13। यह है राजस्थान के चुनाव का परिणाम। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान में ये तो निश्चित हो गया कि जो बीजेपी पार्टी है वो बहुमत से आ गई है, पूर्ण बहुमत से आ गई है। कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो बीजेपी पार्टी है अभी तक किसी के बारे में उसने पूर्णतः अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, परंतु जो राजस्थान है उसमें जो 5 व्यक्तित्व सामने आ रहे हैं उनके नाम सीएम दावेदारी के लिए माना जा रहा है। जिनमें से एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है दिया कुमारी जी, जो कि विद्याधर नगर से MLA है। उसके अलावा जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो भी MLA है। इनके अलावा योगी बालक नाथ और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है,
गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। ये भी सीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। इनके अलावा करोड़ी लाल मीणा जी भी इसके दावेदार हो सकते हैं। तो अब बात आती है कि जो पहले 3 व्यक्ति थे, कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी और योगी बालकनाथ। ये तो एमएलए हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? कि ये तो विधानसभा के सदस्य हैं, तो ये तो दावेदारी कर सकते हैं। चलो इनकी तो बात समझ में आ गई कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा से चुन के आए हैं। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत भी मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत ही क्यों, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो। कैसे? यदि आपके पास एमएलए, जितने भी एमएलए हैं, जैसे मान लो कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि जितने भी एमएलए हैं, जैसे कि 200 एमएलए हैं, अगर आपके समर्थन में 101 आ गए, तो वो आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। या उसके अलावा दूसरी मेहरबानी ये हो जाए कि जो हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मेहरबानी हो जाए कि वो कह दे कि जो अगला सीएम होगा, ये व्यक्ति होगा, फला व्यक्ति होगा, तो भी आप बन सकते हो। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का क्लोज 4 है। वो ये बात कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति है, वो 6 महीने के लिए सीएम बन सकता है, यानी मुख्यमंत्री बन सकता है, और 6 महीने के लिए पीएम बन सकता है, यानी प्रधानमंत्री बन सकता है। और सीएम और पीएम ही नहीं, उसके अलावा जो मंत्री है वो भी बन सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। और अगर 6 महीने से ज्यादा बनना हो तो जो अगर सीएम बने तो विधानसभा का सदस्य हो बन जाए 6 महीने बाद में, और अगर पीएम बने तो जो लोकसभा या राज्यसभा है, इनमें से किसी का सदस्य बन जाए। इस प्रकार से आप भी सीएम बन सकते हो। तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उनके लिए यही बात कही जा रही है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं फिलहाल, चलो ठीक है। पर वो क्या होगा कि जब 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें उससे पहले ही हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो राजस्थान है उसमें 200 सीटें हैं। 200 सीटों में 199 पे चुनाव हुआ है, अब बची एक सीट। और एक सीट कहाँ की बच रही है? करणीपुर की। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को 6 महीने तो हम मुख्यमंत्री सीधे बना देंगे। परंतु जो अगली बात आती है कि जो विधानसभा है उसका सदस्य भी होना चाहिए, और लोकसभा क्या हो जाएगी 2024 में, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो जब कार्यकाल समाप्त होते ही जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उसको एक सीट से चुनाव लड़वा दिया जाएगा, कर्णीपुर सीट से। और ये चुनाव लड़ते ही वो किसका सदस्य हो जाएगा? विधानसभा का सदस्य हो जाएगा। तो इस आधार पे जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं वो भी बन सकते हैं, हालांकि अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये तो हुई हमारी जो राजस्थान है उसमें जो चुनाव के नतीजे हुए, और उसके अलावा जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री पद है उनके दावेदारों की बात हो गई। तो अब अगली देखेंगे हम मध्य प्रदेश की। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव के परिणामों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने भारी मत हासिल किया है। बीजेपी जो मध्य प्रदेश है उसमें 230 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, जिसमें से लगभग 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, और जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें थी वो 116 थी। तो 116 के आंकड़े को तो बहुत ज्यादा पार कर दिया। तो इसलिए जो बीजेपी है उसकी क्या हुई है, यहाँ पे भारी बहुमत से जीत हुई है। और जो मध्य प्रदेश है उसमें भी किसकी सरकार बनेगी? अब बीजेपी की बनेगी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी निकल गई जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ने यहाँ से जीती 66 सीट, और एक एक सीट कोई अन्य व्यक्ति जीतता है। तो इस प्रकार से ये जो मध्य प्रदेश है इसमें भी बीजेपी की ही सरकार बन रही है, और वो भी भारी बहुमत से। अगर मध्य प्रदेश में सीएम पद के दावेदारों की बात की जाए तो उसमें दावेदारों के नामों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का, जो कि वहां के पहले के सीएम थे बीजेपी से ही। उसके बाद में एक है जिसका नाम है प्रहलाद पटेल, और जो कैलाश विजयवर्गीय है उनका भी नाम अग्रणीय है। ये तीनों व्यक्तियों को कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक को सीएम बनाया जाएगा। हालांकि अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है कि हम इस व्यक्ति को सीएम बनाएंगे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजों की। जो छत्तीसगढ़ है उसकी विधानसभा में 90 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ। इन 90 सीटों में से जो भी पार्टी विजित होगी उसको कितनी सीटें चाहिए? 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। परंतु जो बीजेपी है उसने 90 में से 54 सीटें जीत ली। तो अब बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है।
तो छत्तीसगढ़ में भी किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। उसके अलावा जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, उसने 35 सीटें प्राप्त की है और 1 सीट कोई अन्य दल ने प्राप्त की है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी किसकी सरकार बनी है? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर यहाँ के जो सीएम पद के दावेदारों की बात की जाए तो इसके सीएम पद के दावेदारों में नाम आ रहा है एक तो डॉक्टर रमन का, जो कि यहाँ के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। उनके अलावा जो अरुण साव है, जो अरुण साव क्या थे कि यहाँ के प्रादेशिक अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो इनका भी नाम आ रहा है। और उनके अलावा एक आईएएस ओपी चौधरी जी हैं, उनका भी नाम इस पद के लिए दावेदार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में इन व्यक्तियों को क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बात करते हैं तेलंगाना में चुनाव की स्थिति। उससे पहले हमने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे किसकी सरकार बनी है? बीजेपी, और वो भी भारी बहुमत से। परंतु जो तेलंगाना है उसमें बीजेपी के साथ स्थिति विपरीत रही है। यहाँ पे जो विधानसभा की सीटें थी वो 119 थी, और 119 सीटों में अगर जो भी दल 60 सीटें प्राप्त कर लेगा उसकी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। तो यहाँ से जो भारतीय कांग्रेस थी, यानी कांग्रेस पार्टी थी, उसने 64 सीटें प्राप्त की हैं। तो यहाँ पे पार्टी किसकी, अब यहाँ पे सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे जो विपक्ष का दल उभर के आया है सबसे बड़ा, वो है भारतीय राष्ट्र समिति, जिसको बोलते हैं BRS। इसको क्या बोलते हैं? BRS बोलते हैं। और जो 39 सीटों पे जीता है, कांग्रेस 64 पे, बीआरएस 39 सीटों पे। उसके अलावा यहाँ पे जो बीजेपी है वो 8 सीटों पे जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी के लिए 8 सीटों पे जीतना भी बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे पहले इतनी सीटें बीजेपी को प्राप्त नहीं होती थी। तो एक प्रकार से बीजेपी का प्रसार ही है यहाँ पे भी। और उसके अलावा जो मिजोरम राज्य है, इसमें चुनाव के नतीजे जो हैं वो 4 दिसंबर को आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सरकार कैसे बनती है। अगर किसी भी राज्य में आपको सरकार बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है विधानसभा का चुनाव करवाना। और विधानसभा के चुनाव में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत लेके आएगी उसी की सरकार बन जाएगी। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा बहुमत कितना, कि जिस भी राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, यानी कुल विधानसभा की सीटें, उन सीटों में आधे से एक ज्यादा जो भी विधानसभा सीट प्राप्त कर लेगी जो भी पार्टी, उसी की सरकार बन जाएगी। जैसे राजस्थान की बात कर ली तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, अगर इसकी आधे से एक ज्यादा की बात करें तो 101, जो भी पार्टी 101 सीटें प्राप्त कर लेगी उसकी सरकार बन जाएगी। और मान लो कोई भी पार्टी 101 सीटें प्राप्त न करे तो, या स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो वो गठबंधन की सरकार ही बना सकती है दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर, कि उनकी 101 सीटें हो जाए, कोटा पूर्ति हो जाए, तो वो कहलाती है गठबंधन की सरकार। अब बात करते हैं कि ये जो सरकार होती है इसके बारे में, कि इसका जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या है, कि सीएम की नियुक्ति कैसे होगी, उसके अलावा जो मंत्री है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो सभी एमएलए मिलके क्या करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं जो कहलाता है सीएम। तो जो राज्यपाल है वो सीएम और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है? जो भारतीय संविधान का 164 एक है वो ये बात कहता है कि जो राज्यपाल है वो सीएम और मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। सीएम की, मंत्री की नियुक्ति। फिर आगे की बात आती है कि जो ये मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ये मंत्रियों की नियुक्ति क्या राज्यपाल सीधा ही कर देता है कि आओ तुमको मैं मंत्री बना रहा हूं? नहीं, ये सीधा नहीं करता। ये जो सीएम है इसकी सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। सीएम कहेगा कि इसको ये मंत्री बनाना है, इसको ये फला, इसको दिखड़ा, तो वो जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन सलाह किसकी लेगा? चीफ मिनिस्टर की, यानी मुख्यमंत्री की लेगा। फिर उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(3) है वो ये कहता है कि जो गवर्नर मतलब राज्यपाल, ठीक, जो गवर्नर है वो सीएम और मंत्रियों को कर्तव्य के निर्वहन और गोपनीयता की क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। तो फिर वो जो हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है वो इनको क्या दिलवा देगा? शपथ दिलवा देगा। जब ये शपथ की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, शपथ दिलाने के बाद में जो सरकार होती है, जो सरकार बन रही है, उसको 1 महीने के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाना होता है। अब ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव से अभिप्राय ये है कि जैसे कि मान लो किसी विधानसभा में सरकार बन रही है, तो उसमें बहुमत चाहिए, और बहुमत में उसको दिखाना है कि मेरे पास 101 सदस्य या उससे ज्यादा है, यानी आधे से एक से ज्यादा है, आधे से एक या उससे ज्यादा है। तो जैसे कि राजस्थान में 101 सदस्य चाहिए,
तो राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनाएगी तो 1 महीने बाद में क्या बनेगी, वो क्या करेगी, प्रस्ताव पास करेगी। कौन सा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। वो दिखाएगी कि मेरे पास 101 से ज्यादा सदस्य हैं, तो 1 महीने के बाद में क्या लाना पड़ता है उसको, विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री बनते हैं, क्या ये विधानसभा के सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसके बारे में बताता है हमारे यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 164 का 4 क्लोज। ये कहता है कि आप एमएलए मत बनो, कोई दिक्कत ना है, तो भी थे 6 महीना सीएम और मंत्री बन सको जो, पर एक पीछे एक शर्त है, 6 महीने बाद में अगर आप चीफ मिनिस्टर रहना चाहते हो तो आप विधानसभा के सदस्य बन जाओ चुनाव लड़के, या फिर मंत्री बनना चाहते हो तो भी क्या बन जाओ, विधानसभा के सदस्य बन जाओ। पर 6 महीने तक बिना एमएलए बने आप यहाँ पे सीएम भी बन सकते हो और कोई मंत्री भी बन सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 164(4). फिर उसके बाद में बात आती है, ये जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो ये मंत्री कितने की नियुक्त करें, तो इसमें हमारे यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ था। इसमें कहा गया कि ये जो मंत्रियों की नियुक्ति करोगे आप, जो मंत्री परिषद उसकी नियुक्ति करोगे उसके सदस्यों की, तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो विधानसभा के अंदर 15% से ज्यादा सदस्यों को आप मंत्री नहीं बना सकते। कितने सदस्यों से ज्यादा, 15% से ज्यादा। और इसकी एक चीज ये और कही गई इसमें कि न्यूनतम 12 सदस्य तो होने ही चाहिए। ये कौन सा संविधान संशोधन कहता है, 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है। तो अब राजस्थान में मंत्रियों की बात कर लेते हैं, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। और ये जो 91वां संविधान संशोधन है ये क्या कहता है, कितने मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए, केवल और केवल 15%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 15% की बात की जाए तो 30 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती, इससे कम होगी, और 12 से कम नहीं हो सकती। तो क्लास कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो